बच्चों आज हम क्लास 9 की जो अर्थशास्त्र की आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग उसके प्रश्नोत्तर हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका प्रथम प्रश्न है कि संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोग अर्थात लोग तभी संसाधन बनते हैं जब उनमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल का उनमें निवेश किया जाता है, तभी वे लोग क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। बच्चों इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम देखते हैं कि जिस प्रकार भूमि एवं पूंजी का है वो उत्पादन के एक मुख्य संसाधन होते हैं, उसी प्रकार यदि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश करके हम लोगों को मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि मानव पूंजी भी भूमि और भौतिक पूंजी की भांति उत्पादक बन जाते हैं। इसे ही हम संसाधन के रूप में लोग की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से निम्न प्रकार से भिन्न है। मानव पूंजी एक तरफ तो वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करती है, दूसरी ओर वह उनका उपभोग कर उनकी क्या मांग में भी वृद्धि करती है, जिससे उनके उत्पादन की प्रेरणा में भी वृद्धि होती है। भूमि और पूंजी का तो प्रयोग अपने आप नहीं हो सकता, अर्थात जो भी भूमि है और जो भी पूंजी है उनका उपयोग है वो अपने आप नहीं होता है। इनका प्रयोग मानव संसाधन के माध्यम से ही होता है। भूमि और पूंजी की जो उत्पादकता स्थिर रहती है, अर्थात जैसे कोई भूमि है उसके उत्पादन की जो क्षमता होती है वो एक सीमित होती है, और पूंजी है उसके भी हम सीमित मात्रा जितनी हमारे पास पूंजी है उतना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि यदि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश किया जाता है तो हम मानव संसाधन है उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो बच्चों शिक्षा क्या करती है, शिक्षा है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा है वो मनुष्य को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आपने पाठ में शकल की कहानी भी देखी थी, वह भी शिक्षा के कारण ही रोजगार के प्रमुख साधन है वो प्राप्त कर पाया था। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार से है कि शिक्षा के माध्यम से लोगों को कुशलता व कौशल में वृद्धि की जाती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे वे आर्थिक व सामाजिक विकास में अधिक योगदान दे पाते हैं। शिक्षा के फलस्वरूप ही लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जिससे उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। शिक्षा है वो जनसंख्या नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, और देश में तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर हम मानवीय संसाधनों को और अधिक कुशल व उत्पादक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। हमने देखा था कि स्वास्थ्य किस प्रकार मानव पूंजी का निर्माण करता है। तो हमने पाठ में देखा था कि स्वास्थ्य के अच्छा होने पर क्या फायदा होता है कि व्यक्ति है वो अधिक कार्य कुशल होता है, और वह जिस व्यक्ति के लिए या जिस फर्म के लिए या जिस देश के लिए कार्य करता है वह बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है यदि उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। इसलिए मानव पूंजी तभी अच्छी बनती है जब उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। तभी तो हमें इस चैप्टर में स्वास्थ्य में निवेश के लिए भी बताया गया था। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति से अधिक उत्पादक व कुशल होता है तथा वह उत्पादन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति है वो किसी भी संगठन पर एक प्रकार से बोझ होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है वो लंबे समय तक पूरी कुशलता व ईमानदारी के साथ कार्य कर सकता है, जिससे क्या फायदा होता है, उत्पादन में भी अधिक वृद्धि होती है, और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके हम अधिक कुशल व उत्पादक जनशक्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यह इसका एक उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, परंतु इसे अलग तरीके से भी लिखा गया है।
तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर आपके क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की भी ताकत है वो प्रदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में क्या होता है, अधिक कुशल होता है और अधिक उत्पादक भी होता है, जिससे देश के उत्पादन में तो वृद्धि होती है, साथ ही उसकी स्वयं की आय में भी वृद्धि होती है और उसके सम्मुख और भी अधिक वेतन के जो अवसर है वो उपलब्ध होते हैं। अतः यह हमें यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो एक कामयाब जीवन का भी आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। तो हमने देखा था चैप्टर में कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग हैं वो आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में कौन सी सुविधाएं आती है, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं, यातायात, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो अब हम देखते हैं आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा की गई विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को निम्न 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व उससे संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे कच्चे माल को मानव उपयोगी निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन व विनिर्माण की क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, इन सभी को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो बच्चों आपको पता है कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, वे क्रियाएं जिनके बदले में हमें भुगतान मिलता है, इससे हम बाजार क्रियाएं भी कहते हैं। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती है जिनके बदले हमें कोई भुगतान नहीं मिलता है, इसलिए हम गैर बाजार क्रियाएं भी कह सकते हैं इनको। अब हम देखते हैं इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर निम्न प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं का संबंध लोगों के धन कमाने व व्यय करने संबंधी क्रियाओं से होता है। इसके अंतर्गत लोग जिन भी क्रियाओं से वेतन या जो लाभ प्राप्त करते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं सहित वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन है वो भी शामिल किया जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं वे होती है जिनका संबंध किसी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से नहीं होता है। गैर आर्थिक क्रियाएं अधिकांशतः स्व उपभोग हेतु की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है। इसका क्या रीजन है कि महिलाएं हैं वो जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है, जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। और इसका दूसरा रीजन क्या है कि महिलाओं को पुरुषों के बजाय कम शिक्षा भी दी जाती है, इससे महिलाएं हैं वो निम्न शिक्षा वाली होती है और इसी के साथ उनकी जो कौशल क्षमता है वो भी निम्न होती है, इसलिए उन्हें वेतन भी कम मिलता है। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि किसी भी व्यक्ति की आय अथवा वेतन को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व कौन से होते हैं। फर्स्ट तो होता है शिक्षा और दूसरा है कौशल। भारत में शिक्षित व्यक्तियों के सम्मुख रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं तथा उन्हें वेतन भी अधिक मिलता है। भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो काफी कम है, अतः उन्हें निम्न वेतन वाले कार्य भी करने पड़ते हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाओं में कौशल का भी अभाव है वो पाया जाता है और नियोक्ताओं का यह भी मानना है कि जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है और वे उत्पादन में पुरुषों की कभी भी बराबरी नहीं कर पाती है। अतः कम कौशल के कारण महिलाओं को कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। तो बेरोजगारी क्या होती है, यदि प्रचलित मजदूरी पर कोई व्यक्ति अगर कार्य करने को इच्छुक है और उसे कार्य नहीं मिल पाता है
तो वह क्या होगा? बेरोजगार। तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें किसी व्यक्ति के काम करने की योग्यता व इच्छा होने के उपरांत भी उसे प्रचलित मजदूरी पर रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या है, इसमें लोग हैं वो हमें ऐसे लगता है कि उन्हें रोजगार तो प्राप्त है, जबकि वास्तविक में वे क्या होते हैं? बेरोजगार। जैसे किसी काम के लिए हमें 2 लोग की आवश्यकता है, परंतु उस काम को करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? 5 लोग, तो वे अतिरिक्त 3 लोग क्या हुए? बेरोजगार। इसी प्रकार मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि इसमें व्यक्तियों को किसी मौसम विशेष में तो रोजगार प्राप्त होता है, जबकि बाकी जो महीने होते हैं उनके पास कोई भी रोजगार के साधन है वो नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें किसी कार्य पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। वे लोग काम करते नजर तो आते हैं, परंतु वास्तव में वे क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें कृषि भूमि पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल, किसी कृषि भूमि पर 3 व्यक्तियों के योग्य कार्य है, किंतु उस पर कितने लोग लगे हुए हैं? 5 लोग कार्य कर रहे हैं, तथा उनमें से अगर 2 लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। तो यह क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी मौसम विशेष या किसी विशेष समय अवधि हेतु ही रोजगार मिलता है, तथा शेष समय अवधि में वह बेरोजगार रहता है और रोजगार की तलाश करता है। जैसे गुड़ तथा चीनी उद्योग में लगे मजदूरों को कुछ विशेष समय हेतु तो रोजगार मिलता है। कब मिलता है? जब गन्ने का उत्पादन होता है। बाकी समय वे क्या रहते हैं? बेरोजगार ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? यह एक समस्या है क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो अधिकतर लोग स्नातक, स्नातकोत्तर आदि परीक्षा तो पास कर लेते हैं, फिर भी वे बेरोजगार ही पाए जाते हैं। यदि वे रोजगार प्राप्त भी होता है तो वह उनकी योग्यता के अनुरूप प्राप्त नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक विशेष समस्या है क्योंकि भारत के शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का निरंतर विस्तार हो रहा है, किंतु रोजगार के अवसरों में इतनी वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग शिक्षित और प्रशिक्षित है, तथा दूसरे क्षेत्रों में क्या प्रशिक्षितों की कमी भी है। यहाँ की शिक्षा है वो रोजगार की तरफ उन्मुख नहीं है। भारत में जिस तेजी से पिछले 70 वर्षों में जनसंख्या बढ़ी है, उस तेज गति से रोजगार के जो अवसर है वो सृजित नहीं हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके विचार से भारत है वो किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर है वो सृजित कर सकता है? तो भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। और यहाँ से रोजगार के जो अधिक अवसर है वो सृजित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र है वो कौन सा है? विनिर्माण क्षेत्र। उसमें भी बहुत ही कम लोग हैं जो रोजगार में लग सकते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र है वो कौन सा है? सेवा क्षेत्र। तो उसमें बहुत ही अधिक रोजगार के अवसर है वो अभी भी खुले हुए है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि भारत में तृतीय क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर है वो सृजित किए जा सकते हैं। प्राथमिक अर्थात कृषि क्षेत्र है उसमें तो क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक लोग है वो रोजगार में लगे हुए हैं। अतः कृषि क्षेत्र में इस रोजगार के अधिक अवसर है वो नहीं सृजित किए जा सकते, जबकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग व विनिर्माण को सम्मिलित किया जाता है और इस क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण अर्थात लघु व कुटीर उद्योगों को शामिल किया जाता है, जिसमें रोजगार के काफी अवसर वो सृजित किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में पूंजी का निवेश बढ़ाकर भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं उसमें अगर हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो भारत में रोजगार के सर्वाधिक अवसर है वो प्रदान किए जा सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यह इसका एक सबसे अच्छा आंसर हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए क्या उपाय सुझा सकते हैं? तो भारत में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्न सुझाव है वो दिए जा सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार की तरफ उन्मुख नहीं है, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या करना चाहिए, इसको रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत स्कूल व कॉलेज स्तर पर व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। भारत में शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को स्वरोजगार हेतु भी प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार न मिलने पर वे स्वयं का व्यवसाय है वो भी कर सकें। और भारत में रोजगार उपलब्ध करवाने व रोजगार संबंधी मार्गदर्शन करने वाली संस्थाओं का भी अधिक डेवलपमेंट है वो किया जाना चाहिए। भारत में तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों को स्वयं के व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन्हें क्या है, रोजगार है वो मिल सके। तो ये शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में अच्छे सुझाव है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपनाए जाने चाहिए, जिससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का तो कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? तो इसका मैं मेरे हिसाब से उदाहरण बता रहा हूं, आप अपने अनुसार भी इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। मेरे गांव के आसपास कई ऐसे गांव हैं जो पहले तो बहुत अधिक पिछड़े हुए थे। इन गांवों में पहले बहुत से निर्धन लोग भी रहते थे जिनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, और अधिकांश लोग वो कृषि ही में लगे हुए थे। उस समय परिवार के सभी सदस्य खेती में लगे रहते थे और परिवार के बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेजा जाता था। उन गांव में रोजगार के अन्य कोई भी अवसर है वो नहीं थे। उनमें से एक गांव सरकारी विद्यालय में एक अध्यापक की नियुक्ति है वो की गई थी। उसने गांव की स्थिति को देखा और गांव के मुखिया से मिलकर गांव वालों की एक बैठक बुलाई। अध्यापक ने गांव वालों को शिक्षा व स्वास्थ्य का महत्व समझाया और उनसे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने का अनुरोध भी किया तथा माता पिता को स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रोत्साहित भी किया। इन सब से प्रभावित होकर कई ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाया और इन बच्चों ने स्कूल शिक्षा प्राप्त कर निकट के शहर में आगे की पढ़ाई है वो भी पूरी की। उसके पश्चात उनमें से कई छात्र हैं वो तो नौकरी करने भी लग गए थे और कुछ लोग हैं वो गांव वापस आ गए और उन्होंने सरकार से ऋण लेकर कई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। इससे गांव के कई अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर है वो प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, और क्यों? सबसे अच्छी पूंजी कौन सी होती है? मानव पूंजी, क्योंकि मानव पूंजी ही है जो बाकी सभी संसाधनों को उपयोगी बनाती है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि हम मानव पूंजी को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे क्योंकि मानव पूंजी है वो उत्पादन में तो सहायक है ही, दूसरी तरफ मानव पूंजी वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग भी करती है, जिससे क्या होता है, बाजार में मांग उत्पन्न होती है और इससे उत्पादन को भी प्रेरणा मिलती है। मानव पूंजी को श्रेष्ठ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मानव पूंजी ही भूमि व श्रम का उपयोग करती है और कुशल मानव पूंजी साधनों का कुशलता से उपयोग भी करती है। मानव पूंजी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिक शिक्षित व स्वस्थ लोगों के लाभ है वो स्वयं उन तक ही सीमित नहीं होते बल्कि उनका लाभ उन तक भी पहुंचता है जो स्वयं उतने शिक्षित व स्वस्थ नहीं है, जबकि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मानव पूंजी को ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी माना जाता है। धन्यवाद।